RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार। और व्याकरण संबंधी जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या व्याकरण को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम बात करेंगे वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। देखो, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी जब कोई भी बात हम बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, तो जो ध्वनि है वो मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है और जो वर्ण है वो लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। यानी वर्ण की जब हम बात करते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर आपको पता है कि स्वतंत्र होते हैं, इनको उच्चारित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्यंजन जो है वो अपने आप में अधूरे होते हैं और इनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले देखिए स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर में जब हम बात करते हैं स्वरों की तो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। अब जो री है वो संस्कृत भाषा का स्वर है और हिंदी के अंतर्गत ये री जो है ये स्वर आता नहीं है और इसकी जगह जो गृहीत स्वर है ओ, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर है, कॉफ़ी है, इस तरीके से। फिर जब स्वर की बात करते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो हम सभी को पता है स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो है इसे हम लघु भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करने में थोड़ा समय लगता है और एक मात्रा वाला स्वर होने के कारण यह लघु कहलाता है। और इसकी जो पहचान है वो खड़ी पाई के द्वारा होती है। और ह्रस्व स्वर में देखो ए, ई, ऊ, और यदि री को गिने तो 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और री को जब हम नहीं गिनते हैं क्योंकि री संस्कृत भाषा का है इसलिए इसके 3 ही ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद में है दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा या गुरु, और दीर्घ जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो इनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और ओ भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि ओ जो है वो गृहीत स्वर है। उसके बाद में है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है इसमें एक ही शब्द है, जैसे ओम। तो जब हम ओम को बोलते हैं तो इसमें दुगुना समय की जगह थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो ये तीसरा जो स्वर है वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद में है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, यानी मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, अधूरे होते हैं
और इनको पूर्ण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर देखो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं हम। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से प वर्ग जितने भी वर्ण हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन है। जैसे क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, ङ। तो इसको याद करने का जो सूत्र है वो संस्कृत में है अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी ए विसर्ग है, क, ख, ग, घ, ङ। इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है, इसलिए इन ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहते हैं। उसके बाद में देखो च वर्ग, तो च, छ, ज, छ, य, यानी इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो तालु से टकराती है या तालु की तरफ मुड़ती है, तो हम इन्हें कह देते हैं तालव्य व्यंजन। फिर है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत यदि हम याद करें तो ऋतु रसाणा मूर्धा, यानी री, ट वर्ग, श षटकोण वाला, ये जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो दांत के पीछे खुरदरे भाग की तरफ मुड़ती है या स्पर्श करती है, तो ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य की श्रेणी में आता है। उसके बाद में देखो ट वर्ग। ट वर्ग में त, थ, द, थ, न, ये क्या है? दंत से उच्चरित होते हैं। दंत से उच्चरित का अभिप्राय होता है कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है उसका अग्र भाग दांतों से स्पर्श करता है, तो ये दंत्य ध्वनि है। फिर है प वर्ग। प वर्ग को बोलकर देखिए, जब हम प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ जो है वो आपस में स्पर्श करते हैं और इन्हें हम औष्ठ्य वर्ण या औष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन है। क से प वर्ग तक जितने भी व्यंजन है वो सारे स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद में देखो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार है, एक तो स्वर तंत्री में श्वास का कंपन और दूसरा है श्वास या प्राण की मात्रा। स्वर तंत्री में श्वास का जो कंपन है इसके 2 भेद हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष या जिसे घोष भी कहते हैं। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श और फ जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये सारे वर्ण जो है वो अघोष है। उसके बाद में है सघोष या घोष। तो इसमें देखिए सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो तीनों वर्ण है ये इसमें घोष की श्रेणी में यानी सघोष की श्रेणी में आते हैं। साथ ही य, र, ल, व है और जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या हैं? सघोष है। फिर देखो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन के। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, यानी जिन शब्दों को बोलने में थोड़ा समय लगता है, बलाघात कम लगता है, वो अल्प प्राण है, और जिनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है और उन वर्णों पर बलाघात लगता है वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अल्प प्राण में देखिए
सभी वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा तथा ड़, य, र, ल, व ये अल्प प्राण है। महाप्राण में देखिए सभी वर्ग का दूसरा, चौथा तथा श, स है, ये महाप्राण है। इसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अभिप्राय ये होता है कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम मुंह के अंदर ही कर लेते हैं। जैसे बोल के देखिए य, र, ल, व यानी अंदर ही अंदर इनका उच्चारण हो जाता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसे इसके नाम से ही पता लगता है गर्म, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो एक गर्म सी हवा हमारे अंदर से बाहर निकलती है। तो ये है श, श, स है, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद में देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि दो व्यंजनों का मेल है, तो दो व्यंजनों के मेल से यह संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे क्षत्रज्ञ है, क्षत्रज्ञ यानी वर्णमाला के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण है उसकी जो अंतिम पंक्ति है वो तीनों ही संयुक्त व्यंजन है और उसके साथ एक श्रेय भी लिया गया है। तो क्षय, क्षय की जो उत्पत्ति है वो कै हलन प्लस स से हुई है, षटकोण वाले। फिर है त्रय, त्रय में त हलन प्लस र, इससे बना है त्रय। फिर है ज्ञ, जय हलन और ज्ञ, इससे बना है ज्ञ। फिर है श्रय, श्रय में श जो है तालव्य श हलंत युक्त है प्लस र और इनको जोड़ने से बना है श्रय। अब देखो वर्ण विचार के अंतर्गत अनेक प्रश्न है जो बनते हैं और उनके जो उत्तर देने हैं वो एकदम आसान है। जैसे मान लो पहला प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो आपको पता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। यदि री को मानते हैं तो भी 11 है और री संस्कृत का है उसे हटा देते हैं और ओ को मानते हैं तब भी 11 है। फिर है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या है 52 देवनागरी लिपि के आधार पर। फिर देखिए हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बिना किसी की सहायता से जिन वर्णों को बोला जाता है वो स्वर कहलाते हैं। फिर है मूर्धन्य व्यंजन है, तो हम सभी को पता है ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजन ज्ञ कैसे बनता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है जय हलंत युक्त प्लस य मिलकर बनता है ज्ञ। फिर है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपको पता है कि हम इन व्यंजनों का उच्चारण मुंह के अंदर ही अंदर करते हैं, जैसे य, र, ल, व। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजनों की संख्या बताइए, तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 है। आज हमने वर्ण विचार जो है वो बड़े ही आसान तरीके से पढ़ा है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।